हेलो। हिस्ट्री का चैप्टर द दिल्ली सल्तनट्स कंटिन्यू करेंगे। ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक ऑफिशियल्स क्या बोलते थे? सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज खुमार अ वाइन डिस्टिलर, फिरोज हजम अ बार्बर, monk a tabak a cook and two gardeners, Lada and Pira, to high administrative post. Ziauddin Barani, a mid-14th century chronicler, reported their appointment as a sign of the Sultan's loss of political judgment and his incapacity to rule. इसका मतलब जब जो मोहम्मद तुगलक है उसने शुरू किया लोगों को, जो हम बोलते हैं छोटे नीच लोगों को, या फिर जो उस टाइम पे बोलते थे, या फिर जो स्लेव्स को अपॉइंट करना शुरू किया, तो उसने दिखाया कि वाइन डिस्टिलर था, एक बार्बर था, एक कुक था, 2 गार्डनर थे। जब इनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे उसने डाला तो लोगों ने बोलना शुरू किया कि उसको सेंस नहीं रही है या जजमेंट नहीं रही है कि क्या है। क्योंकि एक तरह से ये हम ऐसे बोलते हैं कि कोई इंसान था जो कि पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। मान लो एक ज़मींदार है तो वो पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानता है, क्योंकि उसको पता है, उसने लैंड रिकॉर्ड रखा हुआ है, उसने रिकॉर्ड रखा हुआ है कि कौन सी लैंड कौन से बंदे के पास है, उसने कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे उससे लेने हैं, उसके क्रॉप्स क्या थी, या फिर उस सब का रिकॉर्ड ज़मींदार ने रखा है। इसका मतलब उसको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में या फिर मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा पता है। अब जो एक बार्बर है या जो गार्डनर है या जो कुक है वो बोलेंगे कि इनको इतनी हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रखा है पर इनको आती तो है नहीं एडमिनिस्ट्रेशन करनी, इसलिए इन्होंने कहाँ से सीखी एडमिनिस्ट्रेशन। ये उस टाइम के लोगों की सोच थी कि ये कर भी नहीं सकते। अगर कोई कुक है तो वो सिर्फ कुक का ही काम करेगा, उसको एडमिनिस्ट्रेशन हम नहीं सिखा सकते। तो उसने बोला कि जो हमारा सुल्तान है, जो ये मोहम्मद तुगलक है, इसको ये भी नहीं पता लगा कि इसको इतनी जजमेंट नहीं आई कि कौन से लोगों को क्या काम देना चाहिए, और इसलिए अब इससे रूल नहीं हो पाएगा। ऑफिशियल्स उस टाइम पे ये बोलते थे। Like the earlier sultans, the Khaljis and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governors of territories of varying sizes. Military commanders बहुत बार हम ऐसे दिखाते हैं कि मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट किया है बहुत चीज़ों में। कभी कभार उस जगह पे अपॉइंट करते थे जहाँ पे ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, या फिर ऐसी कोई जगह जो ऐसा लग रहा है कि हाथ से निकल रही है सुल्तान के, तो वहाँ पे मिलिट्री कमांडर्स अपॉइंट कर सकते थे। वैसे भी जगहों पे मिलिट्री कमांडर्स अपॉइंट कर देते थे, पर ये इनको मिलिट्री कमांडर्स को हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि इनका भी एक अलग तरीका है। वो एक मिलिट्री कमांडर है, अगर वो अपनी मिलिट्री बना ले, अपना ही सेना बना ले और राजा पे अटैक कर दे, लोगों को खिलाफ कर दे राजा के, या फिर उसको अगर थोड़ी बड़ी जगह दे दी, वो उसने अपनी तरफ ही कर ली जगह, उसने नया किंगडम निकाल लिया उस जगह से। इसलिए मिलिट्री कमांडर्स को जब अपॉइंट करते थे तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अलग से करते थे, मतलब अलग अलग चीज़ें अपॉइंट करते थे, अलग अलग लोगों को अपॉइंट करते थे जो इन पे चेक्स रखें, जो देखें कि ये सही से काम कर रहे हैं, देखें कि कोई ये अपनी तो नहीं सेना बनाई जा रही, या फिर ये ज़्यादा तो नहीं पैसे लूट रहे, या फिर ये किंगडम ना निकाल ले, लोगों को ना भड़का लें, तो उसका अलग से राजा चेक रखते थे। These lands were called इक्ता and their holder were called इक्तदार और मुक्ति। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, शुरू से लेके एंड तक, यहाँ से लेके। The duty of the muktis was to lead military campaigns and maintain law and order in their iktas. In exchange for the military services, the muktis collected the revenues of their assignment as salaries. इसका मतलब मिलिट्री कैंपेन क्या होता है कि मिलिट्री का ट्रूप एक सिटी से निकालेंगे और उनको दिखाएंगे कि, और कैंपेन करेंगे कि राजा अच्छा है या मिलिट्री स्ट्रांग है हमारी, डरने की बात नहीं है, अटैक नहीं होगा। वो मिलिट्री कैंपेन्स होती रहती हैं, या फिर मिलिट्री के कैंप्स लग गए, कैंप लगा लिया, वहाँ पे देखा कि लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है कि नहीं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर वो अपने इक्ताज में मेंटेन करते थे, और जो भी उनको फिर रेवेन्यू कलेक्ट होता था उस कैंपेन से वो अपनी सैलरी के तौर पे रख लेते थे। They also paid their soldiers from these revenues. Control over muktis was most effective if their office was not inheritable and if they were assigned iktas for a short period of time before being shifted. मतलब मुक्तिस कब हम उसको सही से मेंटेन कर सकते थे अगर इनहेरिटेबल ऑफिस नहीं है। इनहेरिटेबल ऑफिस यानी कि अगर मैंने राज किया तो अगला जो भी मेरा बेटा या बेटी है उसको राज दे दिया। इनहेरिटेबल ऑफिस नहीं रखेंगे, और मुक्ति थोड़े टाइम के लिए मिलेगी, मतलब 4 साल के लिए मैंने रूल किया, फिर मेरे को कहीं और शिफ्ट कर दिया, दूसरा आ गया, ताकि अगर मेरा इन्फ्लुएंस लोगों पर होने लग गया या लोग मुझे अच्छा मानने लग गए तो वो ज़्यादा देर रहे ना। मैं शिफ्ट हो जाऊंगी, कोई और आ जाएगा, जब तक वो अपना इन्फ्लुएंस लोगों पे बनाएगा कोई और आ जाएगा, इसलिए शिफ्टिंग होती रहती थी।
They also paid their soldiers. Control over muktis was most effective if their office was not inheritable and if they were assigned iktas for a short period of time before being shifted. These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq. Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the muktis. Care was taken that the mukti collected only the taxes prescribed by the state and he kept the required number of soldiers. अकाउंटेंट्स अपॉइंट कर लेते थे कि अगर भाई ये ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रहे, जितना हमने बोला उतने ही पैसे ले रहे हैं, लोगों को मार मार के तो नहीं पैसे निकाली जा रहे, और जो मुक्ति है वो उतने ही नंबर ऑफ सोल्जर्स रखे. ऐसा ना हो अपनी आर्मी बढ़ाए रहे, लोगों को अपने अंदर करी जाए, अपनी आर्मी बढ़ाते रहे, वो इतनी बड़ी आर्मी बना दे कि सीधा दिल्ली पे अटैक कर दे, सीधा राजा पे अटैक कर दे. तो ये सब कुछ अकाउंटेंट्स देखते थे. As the Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the Samanta aristocrats and rich landlords to accept their authority. इसका क्या मतलब हुआ? hinterland क्या होता था मैंने बताया, वो land जो बंजर है या जहाँ ज़्यादा cultivation नहीं हो रही, cultivation प्रॉपर नहीं है या फिर बंजर ज़मीन है या फिर ज़मीन के आसपास नदी नहीं है. hinterland मतलब excluded land. hinterland जब उन्होंने अपने अंडर करनी शुरू की तो उन्होंने क्या किया, जो चीफटेंस थे या जो लैंडेड चीफटेंस यानी जो ज़मींदार थे और जो समंता एरिस्टोक्रेट थे यानी कि उस टाइम के टॉप लेवल के एरिस्टोक्रेट, सबसे अमीर लोग, सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंशियल वो लोग थे, जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे, उनको बोला कि अब तुम हमारी अथॉरिटी एक्सेप्ट करो. मतलब अब तुम एक्सेप्ट करो कि हम तुम्हारे राजा हैं, हम अथॉरिटी चलाएंगे, तुम्हारी अथॉरिटी बंद हो गई. ये उन्होंने इन सब लोगों को बोला. Under Alauddin Khalji, the state brought the assessment and collection of land revenue under its own control. इसका मतलब उसने लैंड ओनर से, जो ज़मींदार थे, उनसे अपना कंट्रोल छीन लिया. उसने कहा जो जितनी भी लैंड की जो भी प्रॉब्लम है, किसके पास कौन सी लैंड है कौन सी नहीं है, उसकी असेसमेंट, उसकी कलेक्शन, किसने कितने पैसे देने हैं, कहाँ से रेवेन्यू आना है लैंड का, वो सब उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया. मतलब लैंडलॉर्ड्स का कोई काम नहीं रहा. The rights of the local chieftain to levy taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes. तो levy taxes मतलब taxes लगाने का कि हाँ अभी अगर इतनी लैंड है, तुम्हारे पास 5 एकड़ लैंड है तो उस पर इतने पैसे लगेंगे, वो अब लैंडलॉर्ड्स नहीं बताते थे, अब वो राजा बताता था कि कितने पैसे लगने हैं. और उससे बोला लैंडलॉर्ड को कि साथ में टैक्सेस भी दो. यूजुअली वो जो टैक्स लगता था वो उसके पैसे लैंडलॉर्ड को मिलते थे. अगर मैंने किसी की लैंड पे टैक्स लगाया लैंडलॉर्ड ने तो वो टैक्स लैंडलॉर्ड को जाता था, पर अब वो टैक्स राजा को जाएगा और राजा ने ये भी बोला कि जो लैंडलॉर्ड है वो भी हमको पैसे दे. The Sultan's administrators measured the land and kept careful records. Some of the old chieftains and landlords served the Sultanate as revenue collectors and assessors. यानी कि कुछ तो लैंडलॉर्ड्स को उन्होंने बोल दिया कि चलो तुम रेवेन्यू कलेक्टर बन जाओ, मतलब हमको रेवेन्यू लोगों से ला के दे दो और उनको असेस करना शुरू कर दो कि सब ने सही दिया है, कैलकुलेशंस करो कि किसी ने कम ज़्यादा तो नहीं दिया. There were 3 types of taxes. One, cultivation called kharaj and amounting to about 50% of the peasants' produce on cattle and on houses. मतलब कि 3 तरह के टैक्सेस लगे थे सल्तनत के अंदर. कौन से वाले याद रखने हैं? 3 वो थे. एक जिस पे उसने लगाया कि उसकी कल्टिवेशन पे, जो भी वो कल्टिवेशन करता है उसका 50% हमें चाहिए. मतलब अगर मैं 100 क्विंटल अनाज उगा रही हूँ तो 50 क्विंटल तो मैंने टैक्स भरना है, तो मेरे पास सिर्फ 50 रहेगा. तो 50% कल्टिवेशन चली जाएगी. घर पे कितने बड़े घर हैं, कितने घर हैं, उसके हिसाब से जाएगा. और क्या कैटल है, कैटल क्या होती है, गोट, काउ, शीप और बफलो, ये सब कैटल, इन पे भी लगेगा क्योंकि ये हमको मिल्क प्रोडक्शन है, मीट प्रोडक्शन है, उस पर भी टैक्स लग गए. It is important to remember the large parts of the subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultans. मतलब हमने जैसे पहले पढ़ा था कि दिल्ली से सारे दूर वाले पार्ट्स ऑपरेट करना मुश्किल था. मतलब अगर तुम दिल्ली में बैठे हो और बंगाल कंट्रोल करना है तो वो मुश्किल है. क्योंकि ऐसा क्यों था? क्योंकि जितने भी कम्युनिकेशन थी वो फ्रेजाइल थी, फटाफट टूट जाती थी. अगर किसी ने प्रोटेस्ट किया, किसी ने अटैक कर दिया या ख़राब मौसम भी हुआ तो भी जो छोटी सी कम्युनिकेशन का रूट था वो टूट जाता था. तो अभी भी वो इतना कुछ हो गया, उन्होंने हिंटरलैंड्स अपने अंदर ले ली, लैंडलॉर्ड्स की सारी अथॉरिटी अंडर ले ली, फिर भी जो डिस्टेंट लैंड्स थी वो अभी भी दिल्ली सल्तनस कॉन्कर नहीं कर पाए.
It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India, the entire region became independent. Annexing यानी कि उन्होंने जब अब सदर्न इंडिया को अपने पार्ट में ले लिया, मतलब वो नॉर्दर्न इंडिया था पहले, फिर उन्होंने अनेक्स कर लिया सदर्न इंडिया को भी अपनी टेरिटरी बना ली। तो जो पूरा रीजन था, यानी कि कौन सा रीजन, ईस्ट वाला, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया। मतलब वहाँ से वो बिल्कुल उनका कट ऑफ हो गया, दिल्ली सल्तनत का। जो भी थोड़ा बहुत भी उनकी जीत होती थी या थोड़ा बहुत भी अगर उन्होंने कॉन्कर किया था, वो बिल्कुल अलग हो गया था। इवन इन द Gangetic plain, there were forested areas that the Sultanate forces could not penetrate. Local chieftains established their rule in these regions. Sometimes rulers like Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq could force their control in the areas, but only for a short duration. इसका मतलब कि जो फॉरेस्टेड एरियाज थे जहाँ पे अभी भी, वहाँ पे अभी तक जो दिल्ली सल्तनत है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते थे उनकी आर्मीज़। और अगर किसी ने करा भी, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद तुगलक ने, तो वो ज़्यादा देर के लिए नहीं करते थे, उनको वहाँ से निकाल देते थे फटाफट। मतलब एक बैटल वो जीते, एक बैटल राजा जीत गया, फिर थोड़ी देर राजा रहा, फिर उन्होंने फिर अटैक किया, फिर से वो बैटल जीत गए। और वहाँ पे यूजुअली कौन रूल करने लगा, जो वहाँ के लोकल चीफ्टेंस थे, जैसे कि ज़मींदार थे या जो वहाँ के और इम्पॉर्टेंट लोग थे, उन्होंने रूल करना शुरू किया, क्योंकि उनका वैसे भी लोगों पे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। Chieftains and their fortification. Ibn Battuta, a 14th century traveler from Morocco, Africa, explained that chieftains sometimes fortified themselves in mountains, in rocky, uneven and rugged places, as well as in bamboo groves. In India, the bamboo is not hollow, it is big. Its several parts are so intertwined that even fire cannot affect them, and they are on the whole very strong. The chieftains live in these forests, which serve them as ramparts, inside which are their cattle and their crop. There is also water for them within that, rainwater which collects there. Hence they cannot be subdued except by powerful armies who, entering these forests, cut down the bamboos with specially prepared instruments. इब्न बतूता ने ये सब देखा, जो कि एक 14th सेंचुरी ट्रैवलर था मोरक्को से। उसने बोला कि ये जो चीफ्टेन्स है, ये अपने आप को कैसे बचाते हैं, ये फोर्टिफाई कर लेते हैं। फोर्टिफाई यानी फोर्ट्स क्रिएट कर लेते हैं, फोर्ट्स अपने आसपास। कहाँ पे, माउंटेन्स में, रॉकी में, अनइवन जगहों पे, जहाँ पे इतना इजी अटैक करना नहीं है, रॉकी प्लेन्स में, रॉक्स के बीच में उन्होंने अपना फोर्टिफिकेशन की हुई है। और मे बी अनइवन और रगेड प्लेसेस, जैसे कि बैम्बू ग्रूव्स यानी इकट्ठा ही बैम्बू उगा हुआ ढेर सारा, उसको बैम्बू ग्रूव कहते हैं। और उसने बोला इंडिया में बैम्बू हॉलो नहीं है, बड़ा होता है, और वो उसके इतने इंटरट्वाइंड पार्ट्स होते हैं, इतना वो आपस में मिक्स हुआ होता है कि फायर भी पेनिट्रेट नहीं कर सकती उसके अंदर। और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि अगर बारिश होती है तो वहाँ पे उस बैम्बू के अंदर रेन वाटर कलेक्ट हो जाता है, वो पानी पी लेते हैं। उसी बैम्बू के अंदर वो छुपा के अपनी कैटल्स रख सकते हैं, उन्हें खिला सकते हैं। और अगर बहुत पावरफुल आर्मी है, वो ही उस बैम्बू को तोड़ सकती है, वो भी अपने स्पेशली प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो बैम्बू को काट के आगे बढ़ सकती है उनको हराने के लिए। इतना इजी अंदर पेनिट्रेशन की, हाँ सीधा आर्मी है और अंदर चलेगी, इतना इजी नहीं हो सकता। पहले बैम्बूज काटने पड़ेंगे। जो लोग बैम्बू वाले उस एरिया में रहते हैं, बैम्बू ग्रूव्स में रहते हैं, तो ऐसे उसको कॉन्कर कर सकते हैं, अदरवाइज कॉन्कर नहीं कर सकते चीफ्टेंस को, जो ज़्यादातर ईस्ट पार्ट में है। The Mongols under Genghis Khan invaded Transoxiana in northeast Iran in 1219, and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. Mongol attacks on Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khalji and in the early years of Muhammad Tughlaq's rule. This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. Let us see how the two sultans dealt with this. मतलब कि जब जंगेज़ खान के अटैक शुरू हो गए 1219 के अंदर, तो दिल्ली सल्तनत को ऑनस्लॉट फेस करना पड़ा, मतलब उनको खतरा हो गया था अपने लिए। तो उन्होंने क्या किया, स्टैंडिंग आर्मीज मोबिलाइज करनी शुरू कर दी। मोबिलाइज यानी चलानी शुरू कर दी, बहुत सारी आर्मीज इकट्ठी मोबिलाइज करनी शुरू कर दी अपने पास दिल्ली में। और
उसके मंगोल के अटैक्स बढ़ गए। और कब थे वो, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के रूल में जो मंगोल थे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया ज़्यादा बार, उनके अटैक्स बढ़ गए थे मंगोल के, और इसलिए उन्होंने मोबिलाइज करनी शुरू कर दी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज भी है। इतनी बड़ी आर्मी को कैसे हैंडल करोगे, कैसे खाना खिलाओगे, कैसे इनको समझाना है कि हमारा भाई ट्रिक क्या है, कैसे जाना है, फोर्ट्स कैसे बनाने हैं, कौन से एरिया से अटैक करना है, कितने लोगों ने अटैक करना है, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन की चैलेंजेस आने शुरू हो गए। तो उनको रखना क्या है, उन्हें खिलाना क्या है, उनको अगर किसी को चोट लग गई क्या करना है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।